एवरीवन केडूटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग प्रीलिम्स फैक्ट्स 15 जनवरी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न है, जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर का विघटन। यह द हिंदू से लिया गया है। आईआईटी रुड़की ने मृदा जीवाणुओं को सल्फोबेसिलस एसिडोफिलस द्वारा उत्पादित एस्टरेज एंजाइम का उपयोग प्लास्टिसाइजर डाइएथिल एक्सिलफलेट को विघटित करने के लिए सफलतापूर्वक किया है। यह प्रगति प्लास्टिसाइजरों से उत्पन्न बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करती है। नोट, प्लास्टिसाइजर जिसे हम लोग प्लास्टिक और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों में लचीलापन और चमक बढ़ाने के लिए मिलाए जाने वाले रसायन जैसे DEHP जो बच्चों के खिलौनों, खाद्य कंटेनरों आदि में पाए जाते हैं, हानिकारक प्रदूषक हैं। प्लास्टिसाइजर ऐसे योजक हैं जिनका उपयोग PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे कठोर प्लास्टिक को पॉलीमर श्रृंखलाओं के भीतर अंतर आणविक बलों को कम करके अधिक लचीला और सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से प्लास्टिक उत्पादों के लिए प्रासंगिक है जिसे स्थायित्व और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, जैसे केबल, हौज और फिल्में। यह कैंसरकारी है जो त्वचा में अवशोषित होने या निगलने के माध्यम से स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। निरंतर कार्बनिक संदूषकों के रूप में ये जल और मृदा को दूषित करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिसाइजर को विघटित करने में जीवाणु एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, तो इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एस्टरेज एंजाइम DEHP प्लास्टिसाइजर को दो उत्पादों में विभाजित करता है, संशोधित थैलेट जिसे जैव प्रणाली को प्रभावित करता है और अल्कोहल यौगिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। इन्हें अन्य एंजाइमों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानि रहित पदार्थों में विघटित किया जाता है। अब इसकी संरचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऐसे तकनीक जिसमें क्रिस्टल की परमाणविक और आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। ने एस्टरेज एंजाइम पर सक्रिय स्थलों की पहचान की तथा उस तंत्र को स्पष्ट किया जिसके द्वारा DEHP को लक्षित किया जाता है और विघटित किया जाता है। इसका स्थायित्व क्या है, तो बैक्टीरिया में इन एंजाइमों का एकीकरण बार बार एंजाइम प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बगैर दीर्घकालिक क्रियाशीलता और निरंतर विघटन सुनिश्चित करता है। इसकी दक्षता क्या है, तो प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग से उच्च अनुभार वाले प्लास्टिसाइजरों के अपघटन में महत्वपूर्ण दक्षता प्रदर्शित हुई है जो पूर्व में बताई गई विधियों की तुलना में उच्च दक्षता प्रदान करती है। प्लास्टिसाइजर को विघटित करने में जीवाणु एंजाइम कैसे कार्य करते हैं। इसकी क्रियाविधि क्या है, तो एस्टरेज एंजाइम DEHP प्लास्टिसाइज को दो उत्पादों में विभाजित करता है। पहला है संशोधित थैलेट जिसे जैव प्रणाली को प्रभावित करता है और
अल्कोहल यौगिक जिसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। इन्हें अन्य एंजाइमों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानि रहित पदार्थों में विघटित किया जाता है। इसकी संरचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऐसे तकनीक जिसमें क्रिस्टल की परमाणविक और आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ने स्ट्रेज एंजाइम पर सक्रिय स्थलों की पहचान की तथा उस तंत्र को स्पष्ट किया जिसके द्वारा DEHP को लाक्षित किया जाता है और विघटित किया जाता है। इसका स्थायित्व है कि बैक्टीरियो में इन एंजाइमों का एकीकरण बार बार एंजाइम प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बगैर दीर्घकालिक क्रियाशीलता और निरंतर विघटन सुनिश्चित करता है। इसकी दक्षता क्या है? तो प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोग से उच्च अनुभार वाले प्लास्टिसाइजरों के अपघटन में महत्वपूर्ण दक्षता प्रदर्शित हुई है, जो पूर्व में बताई गई विधियों की तुलना में उच्च दक्षता प्रदान करती है। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक एक हल्की, साधारणीय और स्वास्थ्यकर सामग्री है जिसे विभिन्न रूपों में ढालना आसान है। इसका उत्पादन लागत प्रभावी है। अधिकतर प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती है, इसके बजाय ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक उत्पादन की स्थिति वर्ष 2023 में विश्व में 413.8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होगा। यह वर्ष 1950 की तुलना में अधिक वृद्धि को दर्शाता है, जब विश्व में मात्र 2 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ था। भारत प्रति वर्ष 10.2 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करके विश्व में सबसे आगे है। प्लास्टिक के प्रकार। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इस प्रकार का प्लास्टिक जैविक या सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित होता है और जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक तेजी से विघटित होने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं तथा कुछ पारंपरिक प्लास्टिक पर्यावरण में दीर्घकाल तक बने रहते हैं। बायोप्लास्टिक ये बायोडिग्रेडेबल और जैव आधारित होती है, जो मक्का आदि जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनती है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एक उपसमूह है जो मक्का, स्टार्च आदि जैसी नवीकरणीय सामग्रियों से बनती है। ये गैर विषैली होती है तथा स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बायोमास में विघटित हो जाती है। प्लास्टिक के इतने क्या है प्रकार इस फिगर में दर्शाया गया है, इसको डीप से। अब इससे प्रश्न बनते हैं जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न था, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? इनके ऑप्शन है ए जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998। ऑप्शन बी है पुनः चक्रण प्लास्टिक जिसे हम विनिर्माण और उपयोग में लाते हैं, नियम 1999। ऑप्शन सी है ई वेस्ट जिसे प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 से संबंधित है। ऑप्शन डी है खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? सी ई वेस्ट प्रबंधन और हस्तनन नियम 2011। अब अगले सुर्खियों को देखते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? तो PIB से। क्या है? तो
PMKSY का वाटरशेड विकास घटक 2.0। यह चर्चा में क्यों है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक 2.0 के अंतर्गत 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को स्वीकृति दी है। इन 10 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं, जिनकी लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कवर किया गया है। नोट: वर्ष 2021 से 22 में PMKSY WDC 2.0 के तहत लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। PMKSY 2.0 का वाटरशेड विकास घटक क्या है? तो आइए जानते हैं। PMKSY WDC 2.0 यह जल और मृदा संसाधनों के संरक्षण के क्रम में PMKSY पहल का एक उप घटक है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो यह योजना वर्ष 2009 से 10 में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई तथा वर्ष 2015 से 16 में इसे PMKSY के वाटरशेड विकास घटक के साथ विलय कर दिया गया। PMKSY WDC 2.0 को वर्ष 2021 से 26 के लिए विस्तारित लक्ष्यों एवं संशोधित दिशा निर्देशों के साथ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित एवं निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, आजीविका तथा जल ग्रहण स्थिरता के लिए सामुदायिक संस्थानों को मजबूत बनाना, पारस्परिक शिक्षा एवं प्रोत्साहन के माध्यम से वाटरशेड परियोजना की दक्षता को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य है, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2021 से 2026 के बीच 49.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कवर करना। इसमें स्प्रिंग शेड के पुनरुद्धार को एक नवीन गतिविधि के रूप में शामिल करना है। इसका दृष्टिकोण अगली पीढ़ी पर ध्यान करके बनाया गया। तो मात्रा की अपेक्षा जल उत्पादकता पर बल देना और उन्हें अपनाना, फसल विविधीकरण और बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन जैसी एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इसमें PMKSY क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई PMKSY का उद्देश्य कृषि योग्य जल का पहुंच में सुधार करना है, सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना है, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना और अस्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र राज्य का भाग 75:25 है तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 है। इसके घटक क्या हैं? तो इनमें 2 प्रमुख घटक शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। AIBP का उद्देश्य राष्ट्रीय परियोजनाओं समेत चल रही प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा है हर खेत को पानी। HKKP में 4 उप घटक शामिल हैं। हर खेत को पानी प्रोग्राम में क्या है? तो कमांड एरिया जो डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को देखेगा। दूसरा है सरफेस माइनर इरिगेशन। तीसरा है रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। चौथा है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। PMKSY में 2 अन्य घटक भी शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन अन्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पहला है कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्रालय द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMKSY का वाटरशेड विकास घटक। अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोग देखते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन बी है सैन्य अधिकारियों को दिया गया भूमि अनुदान, ऑप्शन सी है भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील, ऑप्शन डी है बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र अरघट्टा शब्द से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1974 से 75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इनके उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी केवल दो। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1974 से 75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। अब आज के अगले सुर्खियों को देखते हैं। तो यह इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। यह है सुर्खियां। लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि। 11 जनवरी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को 59वीं पुण्यतिथि थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाने के साथ यह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। वह अपनी ईमानदारी, विनम्रता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उच्च पदों पर आसीन रहे। शास्त्री जी ने गृह मंत्री, रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सहित कई प्रमुख मंत्री पद संभाले। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदेही दर्शाते हुए प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के बाद 2 बार इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री कब से? तो 1964 से 66 के अंतराल रहे। वे के रूप में शास्त्री जी ने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया तथा कश्मीर की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई को अधिकृत किया। शास्त्री जी की विरासत से संबंधित प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान भारत की प्रगति में सैनिकों तथा किसानों के महत्व पर केंद्रित था। अगला है ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का ताशकंद में अचानक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ताशकंद घोषणा क्या था? तो जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य शांति बहाल करना तथा वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध से उत्पन्न मुद्दों को हल करना तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना था। अब आज के अगला सुर्खियां क्या है?
तो चक्रवात डीकेलेडी से मायोट पर प्रभाव, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह डाउन टू अर्थ से लिया गया है। चक्रवात डीकेलेडी ने मोजाम्बिक चैनल, जो हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को प्रभावित किया है। मायोट को परिचय देते हैं। तो इसमें कोमोरोस द्वीप समूह के 2 द्वीप शामिल हैं, जिसमें मुख्य द्वीप को मायोट और छोटे द्वीप को पामा डजी कहा जाता है। यह फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों का सबसे गरीब क्षेत्र है। फ्रांस ने वर्ष 1843 में मायोट को कॉलोनी बनाया और वर्ष 1904 में कोमोरोस समेत पुनः द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1974 के जनमत संग्रह में 95% लोगों ने अलगाव का समर्थन किया, लेकिन मायोट के 63% लोगों ने फ्रांसीसी बने रहने के पक्ष में मतदान किया। ग्रांडे कोमोर, अजुआन और मोहेली ने वर्ष 1975 में स्वतंत्रता की। मायोट पर अभी भी पेरिस से शासन किया जाता है। चक्रवात चिंडो, जो दिसंबर 2024 में मायोट में आया था, 90 वर्षों में द्वीप समूह में आने वाला सबसे भयंकर चक्रवात था। चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त से बताया गया है। इसमें आइए कुछ विशेष नोट्स हैं, तो इसको पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग अलग नाम, जैसे है टाइफून, जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में इसको बोला जाता है। हरिकेन कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में। टोर्नेडो पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है। चिली विलीज उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर में कहा जाता है। और भारत के चक्रवात कौन कौन है? तो द्विवार्षिक चक्रवात मौसम। और हाल ही के चक्रवात क्या हैं? ताउते, वायु, निसर्ग, ईटीसी। आज के अगले सुर्खियों को देखते हैं। भारत में हिस्टेरेक्टोमी का प्रचलन, यह कहाँ से लिया गया है? तो द हिंदू से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में निम्न आय वाले कृषि श्रमिकों और संपन्न महिलाओं में हिस्टेरेक्टोमी, जो गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना, की दर अलग अलग कारणों से अधिक है। हाई हिस्टेरेक्टोमी के कारण क्या है? तो कृषि श्रमिकों के लिए हानिकारक कारकों में खराब स्वच्छता, मानसिक धर्म संबंधी निषिद्धता, स्त्री रोग संबंधी देखभाल में विलंब और शारीरिक श्रम शामिल हैं। उदाहरण, महाराष्ट्र के बीड जिले में महिला गन्ना श्रमिकों में असामान्य रूप से उच्च संख्या में गर्भाशय विच्छेदन की घटनाएं सामने आई हैं। धनी महिलाएं प्राय बेहतर सामर्थ्य और पहुंच के कारण इस प्रक्रिया का विकल्प चुनती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के कारण कभी कभी अनावश्यक सर्जरी की नौबत आ जाती है। हिस्टेरेक्टोमी क्या है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसका परिचय देखते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी, जो गर्भाशय को हटाना, एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय को निकाल दिया जाता है।
यह प्रक्रिया स्त्री रोग संबंधी स्थितियों जैसे फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, असामान्य रक्तस्राव और योनि सूजन संबंधी रोगों के लिए की जाती है। जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं, इसका उपयोग कैंसर के उपचार और गंभीर अनुत्तरदायी पैल्विक दर्द के लिए भी किया जाता है। भारत में इसका प्रचलन कब है? तो NFHS5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में वर्ष 15 से 49 वर्ष की आयु की 3% महिलाएं हिस्टेरेक्टोमी करवा चुकी है। उच्चतम प्रसार आंध्र प्रदेश में 9% और तेलंगाना में 8%, जबकि न्यूनतम प्रसार कहाँ है? सिक्किम में 0.8% और मेघालय में 0.7%। दक्षिण क्षेत्र में इसका प्रचलन सबसे अधिक 4.2% है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र 3.8% है, जबकि पूर्वोत्तर में यह सबसे कम 1.2% है। यह मानचित्र में दर्शाया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका कट अक्रॉस कंट्री। विश्व हिंदी दिवस, अगला सुर्खियाँ क्या है? विश्व हिंदी दिवस, यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस से। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का परिचय, यह तिथि वर्ष 1949 के उस ऐतिहासिक पल को याद दिलाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10 जनवरी 2006 को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस से भिन्न है, क्योंकि हिंदी दिवस वर्ष 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाए जाने का प्रतीक है। इसका महत्व 600 मिलियन से अधिक भाषाओं के साथ हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। साथ ही भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह विश्व वैश्विक संचार भाषा के रूप में हिंदी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, जो हिंदी के माध्यम से भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आधिकारिक प्रयोग के लिए मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। आज की अगला सुर्खिया जो इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है क्या है? तो नीलगिरी, सूरत और वागसीर का कमीशन। भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित नीलगिरी, सूरत और वागसीर को अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। नीलगिरी, यह प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख पोत है, जो शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेटों की तुलना में बेहतर है, जिनमें नौसेना की रक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल है। सूरत, यह प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत है, जो कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोत का उन्नत संस्करण है और यह लंबी दूरी की मिसाइलें तथा स्वदेशी हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है।
प्रोजेक्ट 15B भारतीय नौसेना की 4 उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों के डिजाइन और निर्माण की एक पहल है। वागसीर स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी पनडुब्बी, जो विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है, जो सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध के साथ निगरानी तथा विशेष अभियानों में सक्षम है। प्रोजेक्ट 75 का लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिए 18 पारंपरिक पनडुब्बियों और 6 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां बनाना है। अगला सुर्खियां है, क्यूबा को भारत की मानवीय सहायता। यह AIR से लिया गया है। भारत ने हरिकेन राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। भारत की सहायता उसके वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है के दर्शन तथा संकटग्रस्त देशों के प्रति वैश्विक एकजुटता एवं समर्थन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। क्यूबा के बारे में हम लोग जानते हैं, तो क्यूबा उत्तरी कैरेबियन सागर में मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के संगम पर स्थित है। इसकी राजधानी हवाना देश का सबसे बड़ा शहर एवं एक प्रमुख आर्थिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केंद्र है। क्यूबा निकेल का 9वां सबसे बड़ा उत्पादक है। यह नक्शा में दिखाया गया है क्यूबा, इसकी राजधानी हवाना। भारत क्यूबा द्विपक्षीय संबंध कैसे रहे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनवरी 1959 में क्यूबा की क्रांति के बाद नई क्यूबा सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल है। यह देश सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान विवाद का विषय था। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, NAM, WTO आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त क्यूबा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करता है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यूबा के अधिकारों तथा विकास की लगातार वकालत की है, जिसमें देश के समक्ष आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना भी शामिल है। आर्थिक संबंध, वित्त वर्ष 2022-23 में क्यूबा को भारत के साथ निर्यात बढ़कर 69.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 4.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से निर्यात में फार्मास्यूटिकल, रसायन, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र शामिल हैं। क्यूबा भारत को तंबाकू और दवा संबंधी उत्पादों का निर्यात करता है। क्यूबा को भारत की सहायता, भारत ने वर्ष 2008, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में तूफान के बाद सहायता समेत आपदा राहत प्रदान की है। IT सेक्टर, जैसे भारत क्यूबा ज्ञान केंद्र वर्ष 2010 में स्थापित किया गया और क्यूबा में वर्ष 1900 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराई। क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य है तथा उसकी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत सहायता प्रदान करता है। भारत ने कृषि, खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में क्यूबा सरकार को 243 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5 ऋण समझौते प्रदान किए हैं।
सांस्कृतिक संबंध क्या है, तो क्यूबा में भारत की संस्कृति की बहुत सराहना की जाती है तथा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रमुख हस्तियों का वहां सम्मान किया जाता है। मई 2007 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दान की गई रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का प्राचीन हवाना में अनावरण किया गया। योग और आयुर्वेद लोकप्रिय है तथा प्रतिवर्ष इनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी शामिल है। अगला सुर्खियां है आयुष्मान भारत PMJAY योजना में ओडिशा का शामिल होना। यह PIB से लिया गया है। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 27वां राज्य बन गया है। हालांकि 26वां राज्य और 18 केंद्र शासित प्रदेश पहले से इसमें शामिल हैं। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में शामिल नहीं हुए हैं। ABPMJ एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र तथा राज्यों के लिए लागत अनुपात 60:40 है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 है। हालांकि राज्यों के पास इस योजना से पृथक रहने का विकल्प है। अभिसरण ABPMJAY ओडिशा की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ संचालित होगी। GJAY ओडिशा में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। कवरेज विवरण प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा, जिसमें महिलाओं सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल होंगे। उड़ीसा में कुल 1.03 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। ABPMJAY का परिचय हम लोग देते हैं तो यह भारत में 55 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिससे 12.3 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है जो भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। ABPMJA के अंतर्गत 30,985 पैनल बंद अस्पतालों का नेटवर्क शामिल है, जिसमें 12,881 निजी अस्पताल, 27 स्पेशलिटीज में 2,000 से अधिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला सुर्खी है ब्रिटिश नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हिरासत। यह द हिंदू से लिया गया है। तो ब्रिटिश नौसेना ने डिएगो गार्सिया के निकट 15 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा पार करने के आरोप में हिरासत में लिया। यह एक व्यापक मुद्दा है और अक्सर तमिलनाडु के मछुआरों को अक्सर श्रीलंकाई नौसेना तथा ब्रिटिश नौसेना द्वारा हिरासत में लिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका एवं सुरक्षा प्रभावित होती है। डिएगो गार्सिया क्या है, तो आइए जानते हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है और यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। चागोस द्वीप समूह कभी मॉरिशस का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1965 में इसे अलग करके ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बना दिया गया। इसका प्रशासन ब्रिटेन के पास है, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए इसे वर्ष 1966 में अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। वर्ष 1986 में यह पूरी तरह से संचालित सैन्य अड्डा बन गया। वर्ष 2001 में अमेरिका पर अल कायदा के 11 सितंबर के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के विदेशी युद्ध अभियानों में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। अक्टूबर 2024 में ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह की
संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ, लेकिन इसने डिएगो गार्सिया पर संप्रभु अधिकार बनाए रखने का प्रस्ताव दिया। ये है डिएगो गार्स। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।